चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य होगा। तो 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, वहीं 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। पंजीकरण करते समय आधार कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य किया गया है। तो चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। जानकारी के अनुसार इस बार चारधाम की यात्रा के लिए 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। तो चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके मद्देनजर यात्रा के शुरुआती 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके साथ ही विभाग की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर भी रजिस्ट्रेशन सेंटर की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। तो यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी इस दिन खुल जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सरकार की सजगता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? शायद देखिए, जिस तरह से चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा अब शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयारी में लग रही है। पुलिस विभाग भी अपनी तैयारी कर चुका है। इसके अलावा अगर हम चारधाम की अगर बात करें तो चारधाम के कपाट खोलने के जो दिन है वो भी तय हो चुके हैं। अब ऐसे में अप्रैल माह से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो उसके पहले ही फर्स्ट फेज में जो 15 दिन के लिए जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी आज से शुरू हो गई है। अभी 15 दिन की अगर बात करें तो 15 दिन तक जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने हैं वो 24 घंटे यहाँ पर खुले रहेंगे। वेबसाइट और यात्रा रूट के साथ साथ हरिद्वार और ऋषिकेश में भी जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के अभी मुख्यमंत्री ने भी अभी बैठक की थी, समीक्षा बैठक हुई थी। इसके अलावा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी एक समीक्षा बैठक की थी सभी अधिकारियों के साथ। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आज से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हो गए हैं, 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, 40% जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन होंगे, और शुरू के 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 24 घंटे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो खोलने की बात निकलकर सामने आ रही है। यानी इस बार माना जा सकता है कि सरकार हर वो कदम यहाँ पर उठा रही है जिससे पिछली बार या फिर उससे पहले यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वो इस बार ना हो, इसको लेकर पूरी सजगता के साथ जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा प्रदेश के लिए एक आर्थिकी का साधन है और आर्थिकी किस तरह से मजबूत हो सके इसको लेकर के सरकार की मंशा है कि इस बार जो पिछले वर्ष की अगर वहां की बात करें तो इस बार जो यात्रा है वो और बेहतर तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम में पहुंचे। तो इसी के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो चुके हैं। अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। इसके अलावा गोविंद घाट अगर बात करें तो गोविंद घाट का पुल अभी टूटा हुआ है। गोविंद घाट की जो पुल की मरम्मत के लिए जो है पुल के लिए जो जाएगा उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि किस तरह से लोगों को वैकल्पिक जो पुल है वो यहाँ पर बनाया जाए। और किसी तरह से जो चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं हैं, चाहे यमुनोत्री की बात करें या केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात करें, तो किसी भी तरह से लोग परेशान न हो और लोगों को हर एक सुविधा यहाँ पर मुहैया हो सके। चाहे वो साफ सफाई की तमाम जो नगर निकाय हैं उनको भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, जिला पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो PWD विभाग हो या फिर सिंचाई विभाग हो या इसके अलावा पेयजल है, विद्युत है, सभी को एक साथ लेकर के काम किया जा रहा है। सारी विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पड़ाव है यात्रा के वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी मेले का आगाज हो गया है। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री गुरु राम राय दरबार में 90 फीट ऊंचे झंडे जी का आरोहण किया गया। इस दौरान जो बोले सोनिहाल के जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। हर 3 साल में ध्वजदंड को बदलने की परंपरा है। इस साल ध्वजदंड को भी बदला गया है। इस मौके पर महाराज देवेंद्र दास जी ने बताया कि झंडे जी मेला महाराज श्री गुरु राम राय जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। लाखों की तादाद में यहाँ पर संगतें आती हैं। सभी की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। सभी संगतों की रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है।
तुकाराम राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भावना से मनाया गया और इस अवसर पर हमारी लाखों की संगतें जो है दरबार साहिब में इस समारोह की साक्षी बनी और ऐसा हम सबका अटूट विश्वास है कि दरबार साहिब में, घंटा साहिब में जो भी भावना से, भक्ति भाव से मत्था टेकता है उसकी गुरु महाराज हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो है संगतें यहाँ पे मत्था टेकने आई हैं, गुरु महाराज के दर्शन करने हैं। सन 1676 में गुरु महाराज ने दून घाटी में यहाँ पे डेरा डाला था और उनके डेरा डालने से, यहाँ पे तपस्या करने से इस स्थान का नाम देहरादून पड़ा। श्री गुरु राम राय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा जाता है। उधर चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 1.5 महीने का ही समय बचा है। यात्रा से पहले जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार चारधाम यात्रा गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के पड़ाव पर सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। डामटा से बड़कोट यमुनोत्री सड़क मार्ग के लिए संयुक्त टीम जांच कर रही है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड या संकरा मार्ग होने से उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर राड़ी और ओरछा बैंड के अंधे मोड़ों पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच के लिए संयुक्त टीम प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर सड़क का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें गंगोत्री और गंगनानी और डबरानी सुखी टॉप के साथ बैंडों का धरातल पर निरीक्षण किया जा रहा है। अधिक दुर्घटना वाली जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। उधर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ पहाड़ और प्लेन का विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए। विधायक ने अजितेश विहार स्थित अपने घर पर मीडिया से बातचीत के बाद कहा कि उत्तराखंड 13 राज्यों से मिलकर बना एक शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ आपसी सौहार्द और प्रेम बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हैं, सरकार उनकी है और इसलिए उनका ये फर्ज बनता है कि वो आगे आएँ और इस खाई को पाटने का कोई रास्ता निकालें। अनुपमा रावत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता हमें विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है। ऐसे सदन में एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ गलत बोलता है तो इसका एक गलत संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया में भी जाता है। उधर नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों ने गांव के लोगों के नाम नगर पालिका बड़कोट की वोटर लिस्ट में चढ़ाए, लेकिन अब लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव में लोगों को नाम काटने का भय दिखाकर 3 दिन में जवाब देने का नोटिस थमाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हमारे नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है तो हमारे नाम से नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी बड़कोट से जानना चाहा तो उनका कहना है कि बहुत सारे नाम नगर पालिका में भी शामिल है और ग्राम सभा में भी शामिल है। इसकी जाँच करवा ली गई है और जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी भेज दी गई है। लोगों का कहना है कि जब निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी तब BLO और स्थानीय प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। फिर भी आपत्ति के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। फिर बड़कोट का चुनाव इतना हाईटेक क्यों हुआ? और उसमें बहुत सारे नाम दिए गए थे कि इनके नाम नगर पालिका में भी शामिल हैं और अमुक ग्राम सभा में शामिल हैं। उसकी जांच कराई गई है और रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी गई है। तो सब लोग जानते हैं कि यह तानाशाह है और जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जब तो इनको वोट की जरूरत थी तो इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती लोगों को यहाँ चढ़ाया। और सभी जनता, आम जनता जानती है कि जिनके नाम यहाँ नहीं थे वो पोलिंग बूथ के अंदर कैसे घुस गए। जो यहाँ का ना वोटर था ना सपोर्टर, वो वहाँ जाता जहाँ का वोटर था। और आज लोगों को जो है परेशान करने के लिए अपनी ही जनता को, अपने ही ग्राम सभा के लोगों को, कि कोई बूढ़े हैं कोई कुछ है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। लड़ाई लड़ो तो सुलटी लड़ो कि आजकल जो PM आवास भवन का है उसकी सही जानकारी दो। लोगों को, सारी जनता को परेशान मत करो। कितने दिन हो गए लोग लाइन पे लगे हुए हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है। सब लोगों को तो मिलना भी नहीं है, सबको मिलना है। अगर तो वो नियमावली थी कि सभी का सर्वे करके सबको दे दो, फिर भी लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? कागज बना के लोग यहाँ से इतना खर्चा भी करेंगे, कितने दिन आ रहे हैं, फिर भी लोग अगर लास्ट में नहीं मिलेगा कुछ नहीं तो निराश होंगे। तो इसमें बिल्कुल जालसाजी लग रही है। नंबर 1 बात, गांव में बिल्कुल चस्पा चिपकाया गया। ये वार्ड नंबर 7 की मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है, जबकि मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं किया गया। किस बेस पे मुझे नोटिस दिया गया? ये मैं सरकार से या
शिकायतकर्ता से जानना चाहता हूँ। माननीय एसडीएम जी इसमें संज्ञान ले और मुझे इसका जिसने ये शिकायत की है वो मुझे जवाब दे। इस प्रकार की विकृत मानसिकता जिसको कहेंगे, उस प्रकार से ये यहाँ की जनता के साथ हो रहा है। लोगों को मात्र 3 दिन दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब अंदर बीच में बिजी हैं। कल भी लोग आए थे, कल भी नहीं मिल पाए हैं। आप देहरादून से लेकर, जो आदमी देहरादून भी वोट किया है, कोई लखनऊ, दिल्ली, सब जगह हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनको हर जगह केवल बड़कोटी में ऐसा क्यों हो रहा है? देहरादून है, ऋषिकेश है, विकास नगर है, कोटद्वार है, सब जगह ये ऐसी कार्रवाई हो रही है क्या कि एक बड़कोट में एक आदमी के कहने से इस तरह से क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती क्या? कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? उधर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखणीखाल ब्लॉक के चौकड़ी गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर करगिल में पोस्ट ड्यूटी में तैनात 5वीं गढ़वाल राइफल्स के लांस नायक रॉबिन सिंह बिष्ट को ड्यूटी के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के कारण 14 दिनों से चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। बीते मंगलवार उन्होंने अंतिम सांस ली। रॉबिन सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव पहुंचा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य शालिनी बलूनी ने बताया कि रॉबिन सिंह बिष्ट उनके साथ स्कूल के सहपाठी थे। बताया कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सैनिक के निधन से इस क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सैनिक को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट पर अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र के कई गांव से लोग सैनिक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इनकी सगाई अगले महीने थी। वर्तमान में ये 5 गढ़वाल राइफल में थे और कारगिल में तैनात थे। कारगिल बॉर्डर पर इनको ब्रेन स्टॉर्म की बीमारी थी, जिसके कारण ये वेस्टर्न कमांड में गए। चंडीगढ़ में भर्ती हुए थे। 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और कल 9 बजे के करीबन इन्होंने अंतिम सांस कमांड हॉस्पिटल में ली और 1 बजे के करीबन इनका पार्थिव शरीर इनके गांव चौकड़ी पहुंचाया गया और गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से सैन्य दल के साथ इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान चौकड़ी पर ले जाया गया, जहां पर इनकी माताजी ने और बहनों ने, सभी गांव वालों ने इनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए। तत्पश्चात इनको अग्नि मुक्ति दी गई। तो खनन माफियाओं की दबंगई अब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही है। ताजा मामला BHEL क्षेत्र का है, जहां अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैक्टर ट्रॉली से बेरहमी से कुचल दिया गया। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि खनन माफिया किस कदर बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं। घटना के बाद घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि माफिया बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन सोता रहेगा और माफिया यूं ही बेखौफ अपना खेल खेलते रहेंगे? क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? उधर हरिद्वार के बोड़ाहेड़ी गांव में बिना लाइसेंस पेट्रोल डीजल बेचने के मामले में एसडीएम की टीम ने छापेमारी कर दुकान सीज कर दी है। कार्रवाई के दौरान मिलावटी ईंधन बेचने और घटतौली की भी पुष्टि हुई है। मौके से 5 ड्रम पेट्रोल डीजल बरामद हुआ है, जबकि लाइसेंस धारक फरार मिला। खाद्य और पूर्ति विभाग की टीम को वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अधिकारियों ने अग्रिम कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिससे बिना लाइसेंस तेल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार गैरोला ने थाना श्यामपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने थाना कार्यालय, भोजनालय, बैरिक और आपदा प्रबंधन उपकरणों का बारीकी से निरीक्षण कर सफाई, सुरक्षा और रिकॉर्ड रखरखाव को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। एसपी सिटी ने साइबर क्राइम से बचाव को लेकर पुलिसकर्मियों को जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों की विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुना। उधर कानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय में फायरिंग मामले में हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों सुमित कुमार अवाना और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मामले में 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुए इस सनसनीखेज हमले में चैंपियन और उनके समर्थकों पर फायरिंग का आरोप है। पुलिस की टीम बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। उधर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और फिर शादी से इंकार के मामले में फरार आरोपी
दीपक को हरिद्वार पुलिस ने करनाल से दबोच लिया। मामला महिला थाना अंबाला में दर्ज था, जिसकी 0 FIR हरिद्वार ट्रांसफर हुई थी। तो एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी के ठिकानों पर गुप्त दबिश देकर गिरफ्तारी की। महिला अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार पुलिस ने तेजी से एक्शन लेकर परफॉर्मेंस साबित की है। तो अगर आपके भी बैंक से संबंधित कुछ काम छूटे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करा लें, वरना आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 मार्च की मध्य रात्रि रात से 25 मार्च की मध्य रात्रि तक 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऐसे में 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान UFBU के संयोजक और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि बैंक कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा, बैंक में अस्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद किए जाने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का कदम उठा रहे हैं। अभी ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में जैसे RBI है, LIC है, DFS है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं वहाँ पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता IBA के साथ हुआ था, उसमें ये था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ हमारा ये है सर, आज हमारे बैंकों में वो जो कर्मचारी या अधिकारियों का जो रिक्रूटमेंट है बहुत सालों से प्रॉपर नहीं हो रहा है। आज हम किसी भी अपने ग्राहकों को सर्विसिंग देनी चाहते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं और इसका बर्डन हमारे साथियों पे पड़ता है। उधर नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल ने नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों और फूल वाटिका का निरीक्षण किया, जहां गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। कार्यालयों में फैली गंदगी, दीवारों पर पान तंबाकू की पीक और शौचालयों की बदहाल स्थिति देख उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे दिए। उधर हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 रूटों पर सिटी बस संचालन को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, 3 पानी सहित पूरे शहर के 6 रोड पर सिटी बस चलाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या CNG, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। उधर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडों के साथ भागते दिख रहे हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कुछ हुड़दंगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो केदार घाटी की ग्राम पंचायत रुद्रपुर में गौचर भूमि पर पिटकुल द्वारा सब स्टेशन निर्माण को लेकर स्थानीय जनता ने कड़ा विरोध करते हुए घंटों जाम लगाया। इस बीच पुलिस और प्रशासन द्वारा आक्रोशित जनता को जबरन पकड़कर पुलिस वाहन में बैठाया गया। इस बीच पुलिस और स्थानीय लोगों में तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच ग्रामीण महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए गुप्तकाशी जागधार मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। साथ ही रुद्रपुर के निकट बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर रख दिए।
आक्रोशित महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती पकड़कर पुलिस वाहन में बिठाया, जिससे अन्य महिलाएं और भी आक्रोशित हो गई। वहीं रुद्रपुर का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पांडुकेश्वर गांव के बस अड्डे पर बीआरओ के द्वारा कैफे कैंटीन बनाने पर पांडुकेश्वर गांव के सभी ग्रामीणों ने मिलकर विरोध दर्ज किया। तो पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में जिस जगह पर बीआरओ कैफे कैंटीन बनाने जा रही है, ठीक उसी जगह पर बस अड्डा हुआ करता था और बीआरओ अब कैफे कैंटीन बनाने जा रही है, जो कि सरासर गलत है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बीआरओ इस तरह की मनमानी करता है तो जल्द सारे ग्रामीण बीआरओ के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वालों के विवाद हो गया। यहाँ पर इन्होंने एक बीआरओ कैफे बनाया था जो अनलीगल है। ये जो है एनएच के नाम से, सड़क के नाम से पटवारी जी कह रहे हैं ये लैंड जो है सड़क यूज के लिए है। यहाँ पर एक कैंटीन कैसे बन गई? गांव वालों के रोजगार को फर्क पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ये पहले भी यहाँ पे जो है बस अड्डा था और आज भी हम चाहते हैं यहाँ पे ये बस अड्डे के नाम, हमारी जहाँ तक जानकारी है ये जमीन जो है बस अड्डे के लिए एक्वायर हो चुकी है। इसलिए जो है सरकार से अनुरोध है और जो भी इसको देख रहे हैं यहाँ पे जो है रोड बनाई जाए 18-20 मीटर जो भी बनती है। हमारा एक ही नियम अनुरोध है और हमें बीआरओ कैंटीन नहीं बनने देंगे। गांव वालों का ये एक विशेष वो है। तो उधर रुड़की के धनौरी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशाल मगरमच्छ अचानक एक घर में घुस आया। मगरमच्छ को देखते ही घर वालों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घबराए लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद धनौरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात संभाले। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। तो हरिद्वार के चिड़ियाघर में इंडियन ऑयल का टैंकर पलट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और सतर्कता दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रण किया, जबकि फायर ब्रिगेड और इंडियन ऑयल के इंजीनियरों का भी यहां पर प्रयास देखने को मिला। इंजीनियरों की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टैंकरों को हटाकर रास्ता साफ करवाया गया।